हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 का सामान्य भूगोल लेक्चर नंबर 27। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट क्या करेंगे, 2-3 लेक्चर आएगा या 1-2 लेक्चर में ही मैं 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये ज्योग्राफी भी। और साइंस तो कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट हिंदी का भी हो चुका है आर ओ ए आर ओ के लिए। तो आप सबको करिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जहाँ तक संभावना यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आपका मार्च तक सब बोल रहे हैं, बट आई डोंट नो। देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इसमें मनुष्य, जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो ये देखिए, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 78% है, ऑक्सीजन जो है 20.947% है, आर्गन जो है 0.934 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0407 है, और नियान जो है 0.0018 है, और हीलियम जो है 0.0005 है, और क्रिप्टॉन जो है 0.5001 है, और हाइड्रोजन जो है इतना है। तो ज़ेनॉन बहुत कम है। तो इस तरह से घटते क्रम में है। तो ठीक है। तो वायुमंडल में स्तरीकरण होता है। तो ये देख सकते हैं, पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर होता है ट्रोपोपॉज, इसको बोलते हैं यहाँ स्ट्रेटोफियर से, और यहाँ पर बीच में ट्रोपोपॉज होता है। और स्ट्रेटोफियर है, मेसोफियर है 60 के अबव, और 40 पे ये है, 20 पे ये है। और मेसोपॉज होता है थर्मोस्फियर मेसोस्फियर के बीच में। और बाकी स्ट्रेटोस्फियर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है ओजोन। वायुमंडल की संरचना: वायुमंडल, आयन मंडल, तेलीय तरंग, मध्य तरंग, और ये सब ताप मंडल। तो थर्मोस्फीयर वगैरह सब जानते ही हैं आप। तो वायुमंडल, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो अस्थायी गैस नाइट्रोजन है। और पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या होगा? पहले होगा आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। फिर वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो होती है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की 4 परतें कौन सी? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसमें होगा पहले पहले होता है आपका आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, समताप और क्षोभ मंडल, ठीक है, ये होगा। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। तो दूरी, तो पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सी है? तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। और समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत स्थित है तो समताप मंडल में। सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन सुरक्षित रहता है? तो वो है ट्रोपोस्फियर, ओजोनस्फीयर, आयनोस्फीयर, धुंध, सभी। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य कौन करता है? भूतल पर बैगनी विकिरण ताप को थामना। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन उत्तरदायी है? तो वह है आयन मंडल। और उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह से निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आयन मंडल द्वारा। वायुमंडल की कौन सी परत दूर प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह है आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में व्यवस्थित होती हैं? तो आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या होती है? तो इसमें देखिए कौन कौन सा सुमेलित है। सुमेलित है, सही है, मतलब सुमेलित। तो यह क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत होता है, ये भी सही है। और आयन मंडल पृथ्वी की सतह को परावर्ती रेडियो तरंग, ये भी सही है। मध्य मंडल मध्य ज्योति, ये गलत है। तो मौसमी घटनाएं होती हैं और पृथ्वी की सतह पर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ध्रुवीय ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। सूर्यातप एवं तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा का अधिकतम भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, अतः पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले लघु तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा को आगामी और विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। सूर्य की बाह्य परत से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर होती है। इस तरह पृथ्वी की सतह से प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। तो सोलर कांस्टेंट कहते हैं जिसे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है, जिसमें अत्यधिक दबाव एवं तापमान का नाभिकीय संलयन होता है।
हाइड्रोजन हीलियम के रूप में रूपांतरित होता है, जिस कारण ऊष्मा का जनन होता है। सूर्य तप का वितरण क्या है? तो समान रूप से धरातल पर सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य तप की मात्रा में कलिक परिवर्तन होते हैं। सूर्य की उत्तरार्ध दक्षिणार्ध स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्य तप क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करने वाले तापीय अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन, सौर कलंकों का वायुमंडल का परावर्तन, विसरण, अवशोषण, प्रकीर्णन। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ चुके होंगे। तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, और पृथ्वी के धरातल व सौर लघु तरंगों तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। तो कौन सा सही है? इसमें कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, समांतर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। तो सही है। और ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है और ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो पहला और तीसरा सही है, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है गलत है। ओके सी इसमें सूर्य तप वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक। सूर्य तप का शोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इसके धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को परावर्तित करती है? तो है नौपात हिम आच्छादित भूमि, एल्बिडो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो संबंधित है? तो वह है वापसी की शक्ति। मतलब कोई एल्बिडो है, मतलब व्हाइट सरफेस है, वहां से पृथ्वी का अरे सूर्य का किरण को टकरा के वापस लौटना। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर तापमान वार्षिक परिसर अधिक होता है। दक्षिण गोलार्ध तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो इसमें जो है दूसरा सही है, पहला गलत है। सागर का आकार जितना बड़ा होता है, वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान परिसर अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, दूसरा सही है। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। और चक्रवात की बात करते हैं। साइक्लोन समांतर निम्न दाब के केंद्र होते हैं, इनके चारों ओर सकेंद्री सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती, केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि में केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के स्पाइरल इनवर्ड होता है, जिससे हवा के केंद्र में अभिसरित होती है। चक्रवाती परिसंचरण से वायु की दिशा का प्रारूप दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होता है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। दक्षिण मतलब घड़ी की सुई के। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार के वायु राशियों तथा तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, चक्रवात गिरने लगती है, पछाप स्तरीय बादल छा जाते हैं। उष्ण बताग्र आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। चूंकि इस बताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, तब वर्षा मंद गति से होती है। इस चक्रवात के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांत आगमन होता है, मौसम में अचानक तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांत के गुजर जाने पर शीत वताग्र आ जाता है, जिसके कारण तापक्रम गिरने लगता है और सर्दी बढ़ने लगती है। आकाश पूर्ण मेघाच्छादित हो जाता है तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु यह अल्पकालिक, कम विस्तृत और त्वरित झंझायुक्त होती है। शीत वताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांत का आगमन होता है, इसमें आकाश मेघ रहित में होकर स्वच्छ हो जाता है। अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र और उष्णकटिबंधीय वायु राशियों से मिलकर भयंकर चक्रवात का विकास होता है, जिन्हें टर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टर्नेडो प्रभावित बृहद मैदान पर टर्नेडो एली का नाम प्रसिद्ध है।
इस टोर्नेडो एली में मुख्यतः होते मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कंसास और नब्राका राज्य शामिल हैं। टोर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय आते हैं। कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में टोर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। फुटीजा स्केल टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण तेत्सुया थियोडोर ने किया था। बाकी बहुत सारे चक्रवात के बारे में है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्धों में होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से अलग 10 डिग्री से कम होता है। तो इसका केवल आंसर दूसरा है। तो जेट प्रवाह की सतह से 5-9 किलोमीटर की ऊंचाई मील की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की दोनों गोलार्धों में तीव्र होता है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब उच्च तापमान होता है, चक्रवात आग कहलाता है। कमजोर चक्रवातों में विसृखंडित होता है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है। हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होता है। तो कारण कथन सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ये चित्र देखिए, इसमें चक्रवात एबीसीडी अंकित में से एक भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ी झंझावत वर्षा होती है, तो होती है डी वाले में, मतलब यहाँ पे होगी। ठीक है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर से। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबंध करेंगे? तो यूएसए को करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है फुजीरा स्केल। और टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अधिक प्रभावी होता है? तो होता है चीन सागर में। और यहाँ मिलान करना है कौन सा चक्रवात कहाँ पर आता है। तो टाइफून अभी अपने पढ़ा चीन में। भारत में क्या आता है? चक्रवात आता है। संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया में विली विली और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। तो ठीक है, तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। बिली बिली है क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस। ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ देखिए। और फिर मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय बैगुआ कहाँ पे आता है? तो बैगुआ जो आता है फिलीपींस में आएगा। और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है। विली विली ऑस्ट्रेलिया और टाइफू जापान और बागियो फिलीपींस और हरिकेन यूएसए। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्न मानकों में हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक का। बैरोमीटर में पारे के तक के अचानक गिरावट सूचक है किसका? तूफान का है। निम्न चक्रवातों में से किसी ने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो नरगिस ने नहीं किया था। नरगिस चक्रवात भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार व्यापक तबाही हुई थी। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? तो वह बढ़ रही है उपर्युक्त सभी की, केवल चक्रवात, केवल आंधी, केवल तूफान की। अगला है, निम्न सूचियों को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे गुट का प्रयोग कीजिए। तो डेरियन जो है, डेरियन ब्रह्मा सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? डेरियन से ब्रह्मास सही है। और हगिबिस से जापान और लेकिमा से चीन और मिताग से जीजू दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन हो गया बी। तो ये करंट का न्यूज होता है। तो आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल उपलब्ध जल का गैसीय रूप ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों में वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, चलिए। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो कारण कथन का सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। आर्द्रता परिणाम है किसका? हवा में नमी की उपस्थिति का। अब वायुदाब पढ़ेंगे। तो वायु का अपना भार होता है तथा क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल लंबवत दबाव डालता है जिसे वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से नापते हैं। और अचानक पारे तल में अचानक गिरावट से तूफान आने का सूचक है। बैरोमीटर में पहले गिरना फिर पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। बैरोमीटर में पारे का तल लगाकर बढ़ना प्रति चक्रवाती मौसम का संकेत देता है। वायुमंडलीय दाब के समदाब रेखाओं को दर्शाता है। तो ये है
ये उपध्रुवी निम्न दाब वायुदाब क्षेत्र है, ये उपउष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है। यहाँ निम्न वायुदाब है, उच्च दाब है, फिर निम्न है, फिर उच्च है, फिर निम्न है, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में स्थित है। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश कहते हैं? तो कहते हैं 30 डिग्री को। तो क्या हुआ था, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवी निम्न वायुदाब की इन अक्षांशों से नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस स्थान तथा निश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो दूसरा सही, पहला गलत है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। अब बादल की बात करें, तो बादल जल सीकरों तथा हिम सीकरों का बड़े पैमाने पर समूह होता है। ये कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। जब धरातल पर ऊपर उठती गर्म आर्द्र हवा की एडियाबेटिक तापपतन दर आसपास की वायु के तापपतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठती जाती है, जिसे उसांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल सीकरों का हिमांक नीचे सीकरों का निर्माण करता है। तो ये है पच्छाब सीरस क्लाउड। पच्छाब बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बादल प्राय क्षेत्राय रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा था, जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं, जिस कारण इसका रंग श्वेत हो जाता है। चक्रवात, तो पच्छाब होता है सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये बादल मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इनके आने से सूर्य एवं चंद्रमा चारों ओर हैलो बन जाता है कि चक्रवात आगमी सूचना देते हैं। सीरो क्यूमुलस क्लाउड से ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार के रूप में पाए जाते हैं। अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड ये आकाश में लगातार रूप से फैले नीले भूरे बादल चादर वाले बादल को उच्च स्तर बादल कहते हैं। इससे विस्तृत तथा लगातार वर्षा होती है। आल्टो क्यूमुलस क्लाउड ये पच्छाबी कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चक्करों के रूप में पाए जाते हैं। और स्ट्रेटस क्लाउड ये बादल कुहरे के समान होते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से होता है। उष्णकटिबंधीय में सर्दियों में होता है। और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड से बादल धरातल से अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और अत्यधिक वर्षा होती है। और क्यूमुलस क्लाउड ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं, प्रायः लंबे होते हैं, जिसका ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है। यह साफ बादल है, मौसम का आभास होता है। कपासी वर्षा होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल, तो इनके वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा की अधिक संभावना रहती है। मेघ गर्जन तड़ी झंझा की एक प्रक्रिया। वास्तव में तड़ी झंझा स्थानीय तूफान होते हैं, जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है। बादल परिणाम किसका है? संघनन के। निम्न में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वह है कपासी वर्षा। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से? पच्छाबी स्तरीय। निम्न जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा। तो हो जाएगा संघनन और उच्च ताप और आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा। पर्वत विज्ञान इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया सी। और तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है तो आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने तड़ी से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो तीनों कोई नहीं होता इसमें से। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में थंडर को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया। इसलिए आप अंग्रेजी पहले पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक का समताप मंडल सफेद वायु विलय अतः क्षेपण के उपयोग को सुझाव देते हैं? तो वह भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए।
अब हम पढ़ेंगे हवाएं। ठीक है, हवाएं, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हवाएं पढ़ेंगे। हवाएं धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, मतलब निम्न से उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। तो तो हवाएं अन्य शक्तियों के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती चलती हैं। ये शक्तियां होती हैं दाब प्रवणता बल। दो भिन्न वायुदाब वाले क्षेत्रों के मध्य हवाएं चलती हैं, तो अर्थात दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, वायु उतनी तीव्र गति से चलेगी। वायु की दाब प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, इसलिए दाब प्रवणता बल कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है? धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायु दाब की पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नामकरण कोरियोलिस बल कर दिया गया। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त होता है और गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। भूघर्षण तथा अभिकेंद्री त्वरण भी हवाओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो ये देखते हैं उच्च दाब, निम्न उच्च वायुदाब दोनों साइड पे, फिर निम्न वायुदाब यहाँ पे है, निम्न वायुदाब, फिर उच्च दाब, फिर उच्च दाब, फिर यहाँ पर बीच में निम्न वायुदाब होता है। तो पछुआ पवनें जो होती हैं ऐसे जा रही हैं और ये नीचे की तरफ आ रही हैं, ये नीचे की तरफ आ रही हैं और ये इधर जा रही हैं, ये इधर आ रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। तो हवाएं गर्म होंगी तो ठंड की तरफ जाएंगी, ठंड होगी तो गर्म की तरफ। हवाओं के आकार को 3 प्रकार में बांटा गया है। प्लैनेटरी विंड, ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारिक ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज विंड तथा पोलर विंड्स की आता है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों में विषुवत निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। पछुआ पवनें उपोष्ण वायुदाब 30 से 35 डिग्री के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच में चलने वाली अस्थायी पवनें। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये जटिल हो जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय एवं शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती हैं तथा छांसों में महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है जिससे हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझा का चला करते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40 और 50 डिग्री पे प्रचंड 50 और 60 डिग्री पे चीखता 60 कहते हैं। वेलिंगटन एकमात्र एकमात्र राजधानी है जो गरजती 40 हवाओं के मार्ग में पड़ती है। ध्रुवी पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। द्वितीय सामयिक पेरियोडिक विंड होता है। जिन पवनों की दिशा मौसम समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है उन्हें सामयिक पवन कहते हैं। सामयिक पवनों को अंतर्गत मानसून पवन, स्थल समीर तथा समुद्र समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर को सम्मिलित किया जाता है। मानसूनी पवनें वे पवनें होती हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती हैं। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 से स्थल को समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा में मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। डॉक्टर एच.जी. डाबी के अनुसार पवनों का उत्क्रमण मानसून जलवायु का मूल सिद्धांत है। रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इन द की नोट ऑफ द मानसून क्लाइमेट। स्थल समीर समुद्र समीर समुद्र तट के साथ 20 से 30 डिग्री किमी चौड़ी पट्टी को भी प्रभावित करती है। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है अतः वायु के गर्म होने के स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तथा समुद्र पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी हवाएं चलती जिसे समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि के समय स्थिति इनके बिल्कुल विपरीत होती है। फलस्वरूप वायु स्थल के समुद्र की ओर चलती है जिसे स्थल समीर कहते हैं। पर्वत समीर व घाटी समीर पर्वतीय क्षेत्रों के दिन के समय घाटी की ओर गर्म होकर पर्वत की ढलान से साथ साथ ऊपर उठती है, इसे घाटी समीर कहते हैं। रात के समय पर्वत के ऊपर शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा पर्वत की ढलान के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू करती हैं। इसे पर्वत समीर केटाबैटिक फ्लो भी कहते हैं। एनाबैटिक और केटाबैटिक। तो लोकल विंड ये पवनें समताप वायुदाब की स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव
के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशाओं निर्धारक कोरियोलिस प्रभाव से होता है। तो इसमें भी कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। और अभी कथन है, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में वामावर्त होते हैं। तो उसमें पहला गलत है, अपोजिट लिखा है। दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में मतलब पैटर्न में जो दक्षिणावर्त होते हैं। और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव, तो दूसरा सही है, आर पहला गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। क्यों? तो क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है। दोनों के दोनों नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है, ये नहीं है रीजन। अगला है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखते वाले साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो वो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। और यह तूफान चालीसा, रोअरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार किए। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं, तो ये गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो ये जो सही है, 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। विश्व के किस समुद्र क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो हिंद महासागर में। रोअरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो यह होता है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। जब दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो कौन सी होती है? पश्चिमी पवनें, व्यापारी पवनें, मानसूनी पवनें, समुद्री पवनें। तो भूमध्य सागर 30-40 डिग्री के मध्य ये क्षेत्र उपोष्ण वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में अच्छा से व्यापारी हवाएं या शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं, व्यापारी पछुआ हवाएं। तो अगला है, पवनों का मौसम उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? तो वह है मानसून जलवायु का। चीनूक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शीतकाल में तापमान इसका बढ़ जाता है। स्थानीय पवनों की बात करते हैं। तो स्थानीय पवनें जो होती तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं, बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और पहले क्षोभमंडल के नीचे परतों में सीमित रहती हैं। चिनूक जो है, चिनूक के बारे अर्थ होता है हिमभच्छी। यह रॉकी पर्वत के पूर्व के ढाल के सहारे उतरते हुए गर्म तथा शुष्क पवन है, जो दक्षिण कोलोराडो के दक्षिणी भाग में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में हरी भरी घासें उग जाती हैं। चिनूक के समान ही आज पर्वत के दक्षिण ढाल के ऊपर उठने वाली पवन ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है। इसे यूरोप में फॉन कहते हैं। फॉन सर्वाधिक प्रभावी स्विट्जरलैंड में होता है। सेंटा एना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा एना चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पर्वत पवन जो है पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिमी अफ्रीका तक चलने वाला शुष्क तथा रेतीला स्थानीय पवन है। हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी प्रकार के कारण गिनी तट पर इस पवनों को डॉक्टर विंड भी की संज्ञा दी जाती है। सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी स्थानीय पवन है। इस हवा के साथ ही लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं, तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है, तो इसे ही रुधिर वर्षा रक्तविष्ट कहा जाता है। सिराको पवन लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, स्पेन, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। अफ्रीका में सिराको के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चीली आदि नाम से पुकारते हैं। सिमुक अरब रेगिस्तान में चलने वाले स्थानीय पवन है। इस पवन के क्षेत्र में कुर्दिस्तान रेगिस्तान भी आता है। मिस्टर ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है, जो कि रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है।
इस पवन के आगमन पर तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है तथा मौसम सर्द हो जाती है। बोरा एक शुष्क, ठंडी तथा गति से चलने वाली पवन है। इसे एड्रियाटिक सागर के ऊपर तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ग्राफ दिया होगा, यहाँ पर हम याद करते हैं। चलिए याद करते हैं। नार्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, नार्टी मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, बिलीवा अलास्का, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पापागायो मैक्सिको में होता है और पुरगा टुंड्रा प्रदेश में, पाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड में, मिस्टर स्पेन और फ्रांस में, बुरान जो है रूस में होता है, बोरा एड्रियाटिक तट पे होता है, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में, हबूब सूडान में, सिस्तान पूर्वी ईरान में, ट्रेमेंटेन मध्य यूरोप में, ट्रेवेंटर स्पेन में। और ये अब गर्म पवने की बात करें तो सिराको सहारा का मरुस्थल इटली, चिनोक राकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉन अल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और विक्रफिल्डर ऑस्ट्रेलिया और सिमोक क्या है अरब रेगिस्तान, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबली लीबिया, खमसिन मिस्र, लेस्ट मडीरा चिली, ट्यूनीशिया, कोइम्बैंग जावा, सामल इराक और नार्वेस्टर्स न्यूजीलैंड और सेंटा एना दक्षिण कैलिफोर्निया, सामोन ईरान, लू उत्तरी भारत, आयाला फ्रांस, सेलोनो दक्षिण पूर्वी स्पेन, पेनल्टी उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर, बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका है, सुखोवे है रूस तथा कजाकिस्तान में। अब फॉन कहाँ चलता है? फॉन जो चलता है ये चलता है आल्प्स आल्प्स में और सीमोक जो चलता है वो चलता है कुर्दिस्तान में और ये सेंटा एना कैलिफोर्निया में, जोंडा अर्जेंटीना। तो ऑप्शन हो गया बी। और फॉन एक स्थानीय पवन है। ये कहाँ का? स्विट्जरलैंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फॉन आल्प्स सही है। बोरा जो पोलैंड नहीं, बोरा शुष्क पवन एवं तीव्र गति चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। मिस्टर राइन घाटी, खमसिन मिस्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनोक संयुक्त राज्य अमेरिका और सिराको सिसिली है। ब्लिजर्ड चिली नहीं है। ब्लिजर्ड कहाँ है? सिसिली। ब्लिजर्ड हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है और नार्वेस्टर्स भारत में चलता है। और निम्न स्थानों में से किस में रुधिर वर्षा होती है? तो इटली में होती है। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म वर्ष शुष्क रेत भरी सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तब नमी धारण कर लेती हैं और इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिराको फ्रांस सही है। बोरा इटली में नहीं। सिराको भूमध्य सागरीय पवन है। इसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। सिराको पवन द्वारा इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो सिराको सुमेलित नहीं है। लीबिया लीबिया जो बोरा जो है बोरा भर के क्या लाता है? रेत भर के लाता है लाल वाला। तो बोरा ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड कनाडा है, ये सही है। ठीक है। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। और ये कहें सेंटा एना कैलिफोर्निया सही है। हबूब सूडान सही है। यामो जापान सही है। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है। मिस्टर जी कहाँ पाए जाते हैं? तो मिस्टर जो होता है ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन जो मध्य सागर के पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस में पाए जाते हैं। तो मिस्टर जो है स्पेन और फ्रांस में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो लेवेस जो स्पेन में, विकरफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका में, सामल जो ऑस्ट्रेलिया। तो गलत है। सामल एक गर्म शुष्क एक धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम वन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके पहले हमने उसमें पढ़ा था किसमें? एनवायरमेंट में। तो वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक। परिस्थिति संतुलन बनाने वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भूटान का 60% भाग वन पर बनाया गया है और एक कानूनी रूप से लागू भी है वहां पर। और वर्ष 2020 में भूटान का लगभग 71.4% भूभाग वनों से आच्छादित है। विश्व बैंक 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान में इतना परसेंट, इंडोनेशिया में इतना है। तो रूसी संघ में देखेंगे 49%, ब्राजील में 59 और कनाडा में 38, यूएसए में इतना। तो सबका देख लीजिए। भारत में कितना है? 24.3। ठीक है। उसे तो जलवायु कटिबंध के आधार पर प्रमुख वन इस प्रकार हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा तथा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण डिग्री
पर अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने पर वर्षा होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। ये वन 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है। अमेज़न बेसिन, इसके अंतर्गत ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, गयाना, सूरीनाम के क्षेत्र सम्मिलित हैं। कांगो बेसिन, इसके अंतर्गत कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीका राज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के क्षेत्र सम्मिलित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत मुख्यतः इंडोनेशिया, न्यू गिनी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अमेज़न बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं, जो दक्षिण अमेरिका के कुल 40% आवृत होते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। इनका प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होना है। सदाबहार वर्षा वनों में पादपों की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, अबनोस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। डेलबर्जिया एक बड़ा समूह जिसमें 100 से 600 जातियां होती हैं। यह छोटे से मध्यम आकार के पौधे एवं झाड़ियों के रूप में होते हैं। इस जाति के पौधे मुख्य रूप से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियों में शीशम, किंगवुड और ट्यूलिप वुड और मनी वुड्स आदि आते हैं। शीशम रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। भारत तथा उसके निकटतम मानसून क्षेत्र में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जिस कारण इन वनों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां तथा घासें होती हैं। शीतोष्ण टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में सदाबहार मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ प्राय एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता होती है। चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी, ओक, लॉरेन, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि वन यहाँ पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मध्य अक्षांश महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका में चिली के मध्यवर्ती प्रशांत तट पर पाए जाते हैं। बुखारा, चेस्टनट पाइन भूमध्यसागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए, इसमें अंगूर, नीम, नाशपाती, अनार प्रमुख है। शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शीतोष्ण कोड़धारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। ये 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उत्तर से टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्वतीय वनों के मध्य पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। शीतोष्ण कोड़धारी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस हैं। भारत के इन वनों का विस्तार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। वनों में हमें भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। वनों से लकड़ी एवं औषधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो ये चौड़ी पत्ती सदाबहार वन है। तो ब्राजील में अमेज़न नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्वा या सेल्वास वन कहते हैं। ये वन विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है। ये यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान व औसत से अधिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होने के कारण घने व चौड़े पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है, यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में इसमें प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का सब कुछ दिया गया है, तापमान दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। ये विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो वह है शीतोष्ण शंकु वृक्ष की। निम्न देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं ब्राजील में,
तो अमेज़न बेसिन जो है ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम में है। कांगो बेसिन कांगो गणतंत्र, कैमरून मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबन, इक्वाडोर, गिनी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। और पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। निम्नांकित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कांगो घाटी में। तैगा वन की विशिष्टता क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र की है। तो विश्व के सबसे बड़े घने वन है तो ब्राजील में है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो वह है जापान में। तो जापान में 68%, इंडोनेशिया में 49%, भारत में 24 है और चीन में 23 है। कोरधारी वन पाए जाते हैं अमेजोनिया में। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं शीतोष्ण क्षेत्र। और अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? तो वह है आइवरी कोस्ट में। शीतोष्ण वन शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्तर निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो एक गलत है, आर सही है। तो यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के स्थान पर शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो वे उत्पादी और कृषि स्थल निकलते हैं। मध्य अक्षांश भागों में यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला है इमारती लकड़ी है देश से कहाँ पाए जाते हैं? तो देवदार कनाडा में पाया जाता है, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में और सागौन म्यांमार में। मानसूनी वन ये सागौन तथा साबू में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन जो है ये महोगनी रोजबीड में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन जो है बुखारा में और कोटधारी वन चीड़ तथा फर में। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो है भारत। अगला डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो वह शीशम से। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? तो वह होता है कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण की जगह है। तो माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। फिम्बस है दक्षिण अफ्रीका का और चैपरेल है कैलिफोर्निया का और मेट्रोल है चिली का। तो ऑप्शन हो गया ए। और अधिजीवी वनस्पति है भूमध्य रेखी, बबूल है सहारा का और बायोबाब है ये है समाना का और देवदार है भूमध्य सागरी का। तो ऑप्शन हो गया ए। तो ठीक है। अब पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण द्वारा अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखा में जड़ें जमाते हैं। किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। अगला है विश्व जलवायु करेंगे अब हम। तो जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जो तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों तथा आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है कटिबंधों में: उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय फ्रीज जोन। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवों की तक होता है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहते हैं। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले बड़े भाग को विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में वर्षा भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इन क्षेत्र में अधिकतर दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता है। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार मिलते हैं जिनमें गट्टापार्च,
रबर, एवोनी, ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, चंदन एवं सिनकोना आदि प्रमुख है। इन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका का अमेज़न बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट और पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला को सम्मिलित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है। इसमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण को खिसकाव होता रहता है। यह प्रदेश के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। समानातुल्य जलवायु प्रदेश समानातुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समानता रहती है। अर्ध विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय। तो चलिए इसको ग्राफ से करते हैं। तो वनस्पति क्षेत्र वनस्पतियां हैं। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति हैं क्रायोफाइट्स। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति हैं जीरोफाइट्स और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति हैं ट्रोपोफाइट्स और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति हैं मीजोफाइट्स और कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति हैं लिथोफाइट्स। दलदली भूमध्य उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है हाइग्रोफाइट्स और नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है होलोफाइट और जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है हाइड्रोफाइट्स। तो एशिया में है सर्वाधिक तापमान है मित्रिबाह और कुवैत में लगभग 53 प्लस माइनस 01 डिग्री है 0.01 है। न्यूनतम तापमान बरखोयांस्क में है और सर्वाधिक है मनसीराम भारत में। सर्वाधिक होती है वर्षण होता है, न्यूनतम वर्षण होता है अदम यमन में। अफ्रीका का सर्वाधिक तापमान केबेली ट्यूनीसिया में होता है और न्यूनतम होता है इन्फ्रानो मोरक्को में होता है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है देबून दशा कैमरून में होता है और न्यूनतम वर्षा वादी हल्फा सूडान में होता है। उत्तरी अमेरिका में फार्नेस क्रीक रेंच डेथी वैली यूएसए में सर्वाधिक तापमान होता है। स्नैग यूकान क्षेत्र कनाडा में कम तापमान होता है -63 और हेडरसन लेक ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में सर्वाधिक वर्षा होता है। बटागुएस मैक्सिको में कम वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो रिवाडाविया अर्जेंटीना में 48.9 डिग्री टेम्परेचर होता है और सरमीटो अर्जेंटीना में -32 और इसमें वर्षा सबसे ज्यादा क्यूबडो कोलंबिया में होता है और एरिका चिली में विश्व में न्यूनतम वर्षा होता है। यूरोप में एथेंस ग्रीस में सबसे ज्यादा तापमान होता है। उस सिगोर में रूस में कम तापमान होता है। क्राकवाइस मेंटेनिग्रो में ज्यादा वर्षा होती है। उत्तराखंड रूस में कम वर्षा होती है। अंटार्कटिका में एस्पेरांजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना की मुख्य भूमि में सबसे ज्यादा तापमान 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वॉस्टॉक -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम तापमान होता है। अंटार्कटिका में पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर अंटार्कटिका प्रायद्वीप में जल के समतुल्य है और कम जो वर्षा होती है एमुंडसेन स्क्वाड दक्षिण ध्रुव स्टेशन 2 पे। दक्षिण पश्चिम महासागर में उड़ना डेल्टा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा तापमान होता है। रेनफर्ली न्यूजीलैंड में कम तापमान होता है। माउंट वाइया लियो आले में हवाई यूएसए में ज्यादा वर्षा होती है और ट्रोडा जिन्ना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कम वर्षा होती है। क्वेश्चन है अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? तो होती है पृथ्वी के अपने अच्छे घूर्णन से नहीं होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण ये सही है और स्थान की अक्षांशीय स्थिति ये गलत है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण ये सही है। तो 2-4 सही है। तो अगला है महाद्वीप के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण है? तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर और महाद्वीपों तो पहला सही है, बाकी ये सब गलत है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता का अंतर और अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता और तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा तो सब गलत है, पहला सही है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि जल के बीच तापीय अंतर होता है। सूर्य के प्राप्त सूर्यातप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा अधिक ठंडा बना रहता है। अतः विकल्प एक सही है। प्रश्न में दिए गए अन्य कथन सही नहीं है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वह है शुष्क प्रदेश। भूमध्य रेखा के दोनों 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को समय नहीं वर्षा होती है। कारण कथन सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। हर दिन कामोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ
साफ और उजली होती है। जैसे-जैसे सूर्य आकाश में ऊपर की ओर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। यह विषुवतीय प्रदेशों में होती है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो वह है एशिया में। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? तो इथियोपिया नहीं पाए जाते, जायरे, गैबन, कांगो पाए जाते हैं। किस एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं? कोसड़ और शुष्क जलवायु, सुहावना और शीतलक और सदाबहार ओक वृक्ष, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। अगला, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल पर है, मनुष्यों के लिए नहीं है। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो न्यूयॉर्क में। कथन कारण है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है। ए आर सही व्याख्या, लेकिन की व्याख्या नहीं करता। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन किन क्षेत्रों में सबसे अच्छा प्रवर्णन करता है? तो वह करता है मध्य एशियाई स्टेप में। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ये जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न, ये सही है, बाकी गलत है। और नीचे दिया गया मान तो देख लीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ सामान्य वर्षा होती है, लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा वर्ष के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या निश्चित होती है। ये दिया गया है यहाँ पर क्लियर, तो 1 2 3 4 मतलब चारों द्वीप के बारे में दिया है। इसमें पूछा है क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ विशेषता तब तो शुष्क गर्मी ग्रीष्म में हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण होता है, अंकित कीजिए। तो वह पहला वाला क्षेत्र यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? अर्ध शुष्क ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तो इटली में है। वर्ष भर आर्द्र सूडान नहीं होता, ये सब गलत है। तो इटली जो है रोम सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और शीत ऋतु में कम सर्द एवं आर्द्र है। वर्षा अधिकतर शीत ऋतु में पछुआ पवनों के क्षेत्र में चलने वाले चक्रवातों से होती है। तो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया कैसा है? भूमध्य सागरीय प्रदेश है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है ये है उष्ण मरुस्थली, उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और साइबेरिया शीतोष्ण, तो हो गया ऑप्शन बी। अगला ये भी मिलान करना है। विषुवतीय क्या है? तो विषुवतीय इसमें है कांगो। और भूमध्य सागरीय जो है वो है कैलिफोर्निया, मानसून बांग्लादेश, सवाना सूडान है, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, भूमध्य क्षेत्र में वर्षा 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, दोनों गलत है। चीन की तरह ही जलवायु पूरे वर्ष वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण प्रदर्शित करती है, तीसरा चौथा सही है। तो ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है, कथन 2 गलत है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है और कारण है जाड़ों में यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं, तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भूमध्य सागर क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो वह शीत ऋतु में होती है। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं, तो कथन कारण सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये जनवरी फरवरी सबका तापमान दिया गया है। इसमें पूछा है औसत वर्षा जो 44.9 वार्षिक है। निम्नलिखित में उपर्युक्त में जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेश कौन से होंगे? तो यह भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगला है ये निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतर संबंधित है? तो विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो ये होगा आपका भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, तो ऑप्शन सी। भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतर संबंधित हवाओं की वायुभार पेटियों के खिसकाव के कारण मानसून हवाओं को भी आविर्भाव होता है। तो जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से कौन जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम होगा? तो होगा भूमध्य सागरीय, फिर होगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, तो ऑप्शन होगा ए। और संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो वो है मासीन राम। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयास्क है। और ये अत्यधिक गर्म कौन सा है?
तो अत्यधिक गर्म जो है वो है सहारा का, अत्यधिक ठंडा ठंडा जो है अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा होती चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा चिली में। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट है अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के पीछे पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा संबंध है? तो वह है एल नीनो और दक्षिण दोलन। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई। ला नीना एल नीना कैसे भिन्न है? तो ला नीना विषुवत हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चारित्रिक होता है, जबकि एल नीना विषुवत प्रशांत महासागर में समुद्र का साधारण रूप से गर्म तापमान से चारित्रिक होता है। एल नीना का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई न गलत है सबके सब। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर से ना कि हिंद महासागर से है, और ये में इसके तापमान वृद्धि से ला नीना का संबंध पश्चिम महासागर के उष्मन से है, और ला नीनो का संबंध भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भागों में असामान्य से अधिक वर्षा होती है, और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होता है। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। ये दिया गया जनवरी फरवरी मतलब अक्टूबर का तापमान का सब ब्यौरा। इसमें ये आंकड़े किस जलवायु संबंधित हैं? तो यह पश्चिमी यूरोपीय तुल्य से। तो यहाँ पर कब बढ़ता है कब घटता है तो देख लीजिए, और वर्षा की मानता है। तो पहले आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन। निम्नलिखित जलवायु दशाओं पर विचार कीजिए। ये तापक्रम है, वर्षा है। तो इनमें पाए जाने सर्वाधिक संभावना किस समय पे? तो 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। तो देखिए किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से वर्षा का प्रतिशत है, तो इसी बेसिस पे बताया गया है। नीचे दिए ग्राफ में किस स्थान का औसत मासिक ताप सेल्सियस और माध्य मासिक वर्षा में दर्शित है? तो वह है आर्द्र शुष्क कटिबंधीय वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल की। तो ताप यहाँ पर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, घटा है। तो जून जुलाई औसत तापमान सेल्सियस में दिया है। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। अगला है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है, तो संबंधित कोपेन से। जर्मन वनस्पति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में विश्व जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 1918, 31 और 36 संशोधित एवं परिमार्जित किया। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज में। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड में भूमध्यसागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। अब मृदा है। अब नेक्स्ट है मृदा। चट्टानों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित पदार्थों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जीवावशेष, जल तथा गैसों के मिश्रण से मृदा कहा जाता है। मृदा के निर्माण में आधारित चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मिट्टी का रंग, संरचना तथा उनमें उपस्थित खनिज उसके आधारित चट्टान पर निर्भर करते हैं। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता तथा वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र तथा इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिनसे होकर ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केंचुए के मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बाकी चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो निम्नलिखित में से मिट्टी की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो हो जाएगा मृतिका, गाद, बालू। किस मिट्टी में कैसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो है चिकनी मिट्टी में। मृदा क्षरण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला है टेरा रेशा प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरेसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाले चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा विक्षारण बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। तो हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किसकी? क्षारीय मृदा में। तो अगला है निम्नलिखित कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? तो जंतुओं का यूरिक उत्सर्जन सही है। मनुष्य का कोयले का खनन जलना ये गलत है। वनस्पति की मृत्यु तो तीसरा सही है। अगला है मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है? तो ए सही है, आर गलत है। मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, अतः ए सही है। मृतिका के कणों में आकार छोटे होने के कारण रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। भूमध्य संरचना की परिरेखा संवर्धन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो ये होता है ऊपर में से कोई नहीं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान ये पानी के बहाव से धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलान में मेड़ मंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी नीचे जाता है और मृदा कटाव कम होता है। तो
ठीक है, पौडजाल शीत समशीतोष्ण होता है, चरणजिम समशीतोष्ण शीत स्टेपी होता है, स्पॉटजोल्स आहार शीत समशीतोष्ण होता है, लेटराइट उष्ण एवं आर्द्र होता है। ठीक है, केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, गलत है पहला। केचुए मिट्टी को महीन कणों में विभाजित करते हैं। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर देते हैं, इसे नरम बनाते हैं, तो ए तो गलत है, आर सही है। क्योंकि केचुए जो है मिट्टी के निर्माण में इसकी उत्पादकता वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं, इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तथा सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। तो ये जो तीसरा सही है, ये पहला दूसरा गलत है। तो गुरुत्वीय जल के रिस जाने के पश्चात मिट्टी में बचे हुए जल की अधिक मात्रा को मृदा जलधारिता जलधारण कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अतः कथन एक गलत है और सल्फर प्रोटीन विटामिन व अमीनो एसिड का प्रमुख घटक है। यह सामान्य सल्फेट के रूप में मिट्टी अमीनो चट्टानों के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मृदा संबंधित है? तो है इडेफिक। तो मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। ये ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है। और कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा पठन, खतौड़ी गठन और बघोर गठन और सीवाल गठन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 3 2। तो पटपरा जो मध्य पूरा पाषाण काल है, खतौड़ी जो नवपाषाण काल तथा लघु पाषाण काल है, और बघोर जो उत्तर पूरा पाषाण काल, सिहावल प्रारंभिक पूरा पाषाण काल। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किससे प्रस्तुत की है? तो वह की है W.M. डेविस ने। तो W.M. डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वही वाल्टर फेक डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मार्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना प्रतिपादन किया। तो ठीक है, आज आपका ये खत्म हो गया इतना। तो बचे कुछ चैप्टर, तो 2 दिन में आपके लगभग मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।